हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने पहला वाला जो यूनिट स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स, सेल यूनिट और उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने ढेर सारे टाइप्स के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अगर आपको उनमें ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक है उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी। और आज वाले टॉपिक में ये थोड़ा सा प्लांट फिजियोलॉजी लेंदी टॉपिक है जिसमें हम लोगों को 5 चैप्टर कंप्लीट करना होता है। तो पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों का होता है। जैसे प्लांट में जितने भी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, और फूड है, हार्मोन्स हैं, मिनरल्स हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हो सकता है ये हमें समझना है। ट्रांसपोर्ट रूट से शूट तक हो सकता है, ठीक है, रूट से शूट तक हो सकता है। जब आपको पता है कि रूट में क्या है, रूट में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, मिनरल्स होता है, और वो वाटर और मिनरल्स कहाँ जाते हैं बताइए। वो पूरा का पूरा जो है प्लांट के पार्ट को डिलीवर किया जाता है। इसी तरीके से शूट में, मतलब जो शूट का मतलब, अब हाँ एक चीज़ है कि शूट और स्टेम में क्या डिफरेंस है। शूट और स्टेम में क्या डिफरेंस है। शूट जो होता है ना, वहाँ पे हम लीव्स को भी, स्टेम प्लस लीफ, तो स्टेम प्लस लीफ को मिला के हम शूट कहते हैं, और स्टेम में अलोन स्टेम आता है। शूट से रूट तक भी ट्रांसपोर्ट होता है। आपको पता है लीव्स में फूड की सिंथेसिस होती है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन शूट से रूट तक भी होता है। किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट किसका हो सकता है, मॉलिक्यूल्स जो भी ट्रांसपोर्ट होंगे उनमें क्या क्या हो सकते हैं। फूड हो सकता है, तो फूड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज फिर आप देखेंगे कि किस में कन्वर्ट होता है, आगे चल के ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, फिर सुक्रोज के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो एक्चुअली जो प्लांट है वो फूड बनाता है किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। केल्विन साइकिल आप आगे पढ़ेंगे तो ग्लूकोज के फॉर्म में वो फूड बनाता है। उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बाद लेकिन उसका जो स्टोरेज है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो हम लोग देखेंगे फूड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, आयंस का ट्रांसपोर्ट होना है, आयंस या मिनरल का ट्रांसपोर्ट होना है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होना है, इसके अलावा कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का ट्रांसपोर्ट होना है, ओके, और कुछ पीजीआर का ट्रांसपोर्ट होना है। पीजीआर का मतलब क्या है बताइए मुझे, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स। सो फाइटो हार्मोन्स को हम लोग पीजीआर कहते हैं या प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना है प्लांट में। ट्रांसपोर्ट के मेथड क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों का होना है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। रूट से शूट तक हो सकता है, शूट से रूट तक हो सकता है, शूट से मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी समझेंगे एक एक करके। अब देखिए ट्रांसपोर्ट, हमें चीज़ों को एकदम समझना, जैसे हार्मोन्स ही है। अगर हम बात करें, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट है वो 2 तरीके का है, ठीक है। एक तो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, एक क्या है यूनी डायरेक्शनल है, और दूसरा क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है। अब आप यहाँ पे समझेंगे, आपकी एनसीईआरटी की मैं एक एक लाइन कवर कर रही हूँ, आप इस कन्फ्यूज़न में बिल्कुल मत रहिएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं अपने तरीके से पढ़ा रही हूँ, लेकिन आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। तो आप यहाँ से एकदम बेफिक्र रहिए कि आपका कुछ भी छूट रहा है। तो यूनी डायरेक्शनल में हम देखेंगे, यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है, केवल एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ओनली इन वन डायरेक्शन। मल्टी डायरेक्शन का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट कई डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है वो कई डायरेक्शन में हो रहा है। अब देखिए, आप
एकदम इस चीज़ को आप मान लीजिएगा कि जो यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब हमेशा रूट से ऊपर की तरफ होगा, किधर होगा, शूट की तरफ होगा, रूट से शूट की तरफ होगा। मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल हम लोग देखेंगे ये किसका ट्रांसपोर्ट होता है, बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ यूनी डायरेक्शनल में, मेरी बात इसको भी ध्यान से समझिएगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी होता है, पीजीआरस का ट्रांसपोर्ट। पीजीआरस का मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब जहाँ पे ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये सिंथेसाइज होते हैं और जहाँ पे इनको जाना होता है, तो साइट ऑफ द सिंथेसिस से जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। इसीलिए हम पीजीआर के ट्रांसपोर्ट को यूनी डायरेक्शनल और पोलराइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइज्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, ध्यान से समझना, एक्सेप्शन है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड कहते हो आप इसको, इंडोल एसिटिक एसिड। इसका ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे जान लीजिएगा, बाई डायरेक्शनल या बाई पोलर हार्मोन इसलिए इसको हम कहते हैं। क्यों ऐसा होता है, जब आप पढ़ोगे तो ऑक्सिन सिंथेसाइज कहाँ होता है, ऑक्सिन रूट टिप में भी सिंथेसाइज होता है, ठीक है, और शूट टिप में भी सिंथेसाइज होता है। शूट टिप में सिंथेसाइज होगा तो इसका मूवमेंट बेसिपिटल होता है, रूट टिप में सिंथेसाइज होगा तो इसका मूवमेंट एक्रोपिटल होता है, ठीक है। चीज़ें आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल है, जहाँ से वो सिंथेसाइज होते हैं और जहाँ तक उनको जाना है, तो इसलिए उनको हम पोलराइज्ड कहते हैं। ये पोलराइज्ड मतलब एक ही डायरेक्शन में सिंथेसिस मतलब इसका ट्रांसपोर्ट है। लेकिन एक वहाँ पे ये ऑक्सिन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऑक्सिन हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि ऑक्सिन रूट टिप में भी सिंथेसाइज होता है और शूट टिप में भी सिंथेसाइज होता है। रूट टिप से ये नीचे ऊपर जाता है और शूट टिप से ये नीचे आता है। तो एक्रोपिटल और बेसिपिटल मूवमेंट हमें पता होना चाहिए, ओके। तो अब दो चीज़ आप दिमाग में रख लीजिएगा कि यूनी डायरेक्शनल में क्या हो गया, वाटर हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया, हार्मोन्स हो गए, पीजीआरस हो गए। अब चलिए अब आपके दिमाग में आ रहा है, अगर मिनरल का ट्रांसपोर्ट मैडम ने यूनी डायरेक्शनल नहीं बताया, आप पढ़ते हो कि जो यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, वाटर का ट्रांसपोर्ट है, वो जाइलम से होता है। जाइलम से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है जो कि यूनी डायरेक्शनल है। हालांकि अभी मैं जाइलम और फ्लोएम का रोल नहीं बता रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि किसका ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल होता है और किसका बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। तो अभी हमें बस इतना समझना है कि वाटर और पीजीआर का ट्रांसपोर्ट हमेशा, केवल एक एक्सेप्शन यहाँ पे मैंने बताया, ये मोस्टली क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। लेकिन आयन से मिनरल का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब हम ये समझेंगे। तो मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, पहला तो हो गया फूड, ठीक है, फूड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ओके। अब हम लोग देखेंगे फूड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि ये प्लांट है, प्लांट में फूड कहाँ बना, लीफ में बना फोटोसिंथेसिस के दौरान, और मान लीजिए ये रूट है, दिस इज व्हाट द रूट। अब ध्यान से समझिएगा इसको, फूड बना यहाँ पे, जहाँ पे फूड बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स। मतलब जहाँ पे फूड की सिंथेसिस हुई उसको हम लोग सोर्स कहते हैं, और जहाँ पे फूड स्टोर होता है या फिर वहाँ फूड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग सिंक कहते हैं, सिंक कहते हैं। तो फूड स्टोर कहाँ होता है, जनरली रूट्स में होता है, और रिक्वायरमेंट किसको है, ग्रोइंग पार्ट्स को है। तो आप ये समझिए कि जब यहाँ पे फूड बना, ठीक है, लीफ में फूड बना और वो स्टोर होने के लिए कहाँ पे आ गया, रूट में आ गया। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, रूट में आ गया। तो हमने इसको कहा कि ये तो पहले क्या है, कौन सा ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि मान लीजिए कि पतझड़ आया फॉल के दौरान, ठीक है, ऑटम के दौरान ये पत्तियां झड़ गई। पत्तियां झड़ जाने के बाद क्या होगा, फूड नहीं बन रहा है, लेकिन फूड स्टोर है,
कहाँ पे स्टोर है? रूट में। अब जब कभी भी आपका जब न्यू लीव्स आएंगी, ठीक है, जब न्यू लीव्स आना शुरू होंगी तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम क्या होगा? वो न्यू लीव्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज द फूड, दे कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, उनको फूड की ज़रूरत होगी। तो उस टाइम क्या होगा कि न्यू लीव्स ऑल्सो एक्ट एज सिंक, क्योंकि उनको फूड की क्या होगी? ज़रूरत होगी। तो अब यहाँ फूड पहले तो ऊपर से नीचे आया था, ठीक है, लेकिन अब फूड कहाँ से जाएगा? ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा। तो फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन भी कैसा है? बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल। जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत है वहाँ पे फूड जाएगा, जो भी ग्रोइंग पार्ट्स होंगे वहाँ पे फूड जाएगा। तो पहला हो गया कि जो फूड का है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फूड है, उसका भी जो मूवमेंट है वो क्या है? मल्टी डायरेक्शनल है। मिनरल्स, ध्यान से समझना है। मिनरल्स, वी कैन से कि मिनरल क्या है? मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसा हो सकता है? बाई डायरेक्शनल होगा कि मल्टी डायरेक्शनल होगा कि यूनी डायरेक्शनल? अब एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखना है कि मिनरल कहाँ से कहाँ जाता है? सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, रूट उसको डिफरेंट पार्ट तक भेज देता है, ठीक है ना। आपको पता है ना कि जब सॉइल से एब्जॉर्ब हुआ मतलब मिनरल का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हुआ? जाइलम के थ्रू। लेकिन फ्लोएम से भी कुछ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए मिनरल्स, फूड कहाँ से गया? रूट से एब्जॉर्ब हुआ, रूट में एब्जॉर्ब हुआ सॉइल से, और ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट को गया। अब आपने कभी पढ़ा, आगे जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो आयंस होते हैं या मिनरल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, और दूसरे क्या होते हैं? नॉन मोबाइल। मेरी बात ध्यान से सुनना है, मोबाइल और नॉन मोबाइल। मोबाइल का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ओके, प्लांट है, यहाँ पे ये ओल्ड लीव्स हैं और ये न्यू लीव्स हैं, इसको आप समझेंगे। या कहीं पे भी ओल्ड टिश्यूज़ हैं ऊपर, नए नीचे न्यू लीव्स आ रहे हैं। आप बस इसको ध्यान से समझना है आपको। कभी क्या हुआ कि जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब भी ओल्ड टिश्यूज़, प्लांट में ओल्ड टिश्यूज़ की डेथ होती है तो वहाँ से मोबाइल एलिमेंट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं यंग वंस को, ठीक है। ये बस वैसा ही समझिए कि जब बूढ़े लोग घर में मरने लगते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी पूरी वसीयत लिखते हैं और वहाँ पे जो है वो अपने जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने यंग वंस को दे देते हैं। तो इसी तरीके से जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ होती है तो वहाँ पे जो मोबाइल एलिमेंट होगा वो किस में चला जाएगा? यंग टिश्यूज़ में चला जाता है। तो जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स का भी मूवमेंट कई डायरेक्शन में हो सकता है। ये यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, ये तो हमें पता है कि ये रूट से शूट तक जाएगा। लेकिन कुछ मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शन हो सकता है। ये हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी के बेसिस पे हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर सॉइल में मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी हो गई तो सबसे पहले कौन सा, ओल्ड टिश्यूज़ की डेथ होगी या यंग टिश्यू की डेथ होगी? तो आप ऐसे पढ़ोगे कि मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी हुई है, ठीक है ना, तो किसकी डेथ होगी? क्योंकि एलिमेंट मोबाइल है, उसकी डिफिशियंसी हुई है, तो ओल्ड टिश्यू से एलिमेंट कहाँ चले जाते हैं? यंग को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो डेथ किसकी होगी? पहले ओल्ड टिश्यू की होगी। ये हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, अभी आप इसको कंफ्यूज यहाँ पे मत होइए। तो हमें इतनी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि ट्रांसपोर्ट किसका होना है और ट्रांसपोर्ट के दौरान कौन कौन सी चीज़ें यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, कौन मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं, ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स के होते हैं। पहला ट्रांसपोर्ट तो ये है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वेरी स्लो, कैसा होता है? ये स्लो होता है विद द हेल्प ऑफ, मेरी बात ध्यान से समझना है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो सकता है? ये कहाँ से कहाँ हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है, एक सेल से दूसरे सेल तक जाना है, सेल से सेल के बाहर जाना, मतलब सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू आउटसाइड, मतलब सेल के बाहर जाना है। मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट सेल के बाहर होना है,
या इनसाइड द सेल, सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर आना है, इनसाइड द सेल, ठीक है, या विदिन द सेल, विदिन द सेल, सेल के अंदर ही मूवमेंट। तो सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है ना, या हम सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है उसको हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बहुत स्लो होता है एंड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, बहुत ही थोड़े से डिस्टेंस के लिए होता है। ओके, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, स्लो प्रोसेस है, यहाँ ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हो, ये दो तरीके से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हो सकता है और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हो सकता है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आप देखते रहिए, क्योंकि आपकी बुक में बस दो चीज़ दिया हुआ है, साइक्लोसिस दिया हुआ है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, ठीक है, और डिफ्यूज़न दिया हुआ है। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी आगे आप पढ़ेंगे क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है और डिफ्यूज़न होता है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा सेल वाला, तो मैंने वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाते टाइम थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। तो देखिए, एक्चुअली डिफ्यूज़न हम आपकी बुक में बस डिफ्यूज़न दिया है, ऑस्मोसिस नहीं दिया है कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस की हेल्प से भी होता है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि ऑस्मोसिस भी एक टाइप का स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न है। ऑस्मोसिस भी क्या है, डिफ्यूज़न ऑफ वाटर, डिफ्यूज़न ऑफ वाटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, आप इसको ध्यान से देखते रहिए एकदम, ठीक है। तो अभी चलिए देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब आपको समझना है यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है और यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न में भी आगे आप पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। अब आप यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, जो सेल का मूवमेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है, वहाँ पे भी समटाइम्स एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, अब ये लाइन दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, एक्कम्पनीड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोसिस भी कह सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज़न, या फिर हम यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मेनली किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है मतलब कभी एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ होगा तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ होगा तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे या कंसंट्रेशन डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जबकि वहीं पे आप देखेंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बस और बस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता है, वहाँ पे कुछ और टर्म आएगा, वहाँ पे आएगा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर, तो आपको ये दिमाग में रखना है, इट इज़ ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं और उनको हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। उसके लिए हम दूसरी प्रोसेस पढ़ते हैं। तो पहले हमें पता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बहुत स्लो प्रोसेस है, छोटे डिस्टेंस के लिए होता है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट है लिटिल अमाउंट में होता है। कहाँ से कहाँ हो सकता है, सेल टू सेल हो सकता है, सेल टू आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड द सेल हो सकता है, विद इन द सेल हो सकता है, लीफ टू आउटसाइड हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि सेल के अंदर ही साइक्लोसिस हो रहा है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएगा, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा पैसिव ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न है जहाँ या हम ऑस्मोसिस को कह सकते हैं इट इज़ अ डिफ्यूज़न ऑफ वाटर। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
ठीक है। नाउ कम टू द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अगर मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है बहुत दूर से, जैसे सपोज करिए कि फूड बना लीफ में, लेकिन फूड को 1 मीटर लंबा पेड़ है, फूड कहाँ पे बना, लीफ में, और उस फूड को आना है कहाँ पे, रूट तक आना है, तो क्या वो अलोन डिफ्यूजन से, अलोन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है? क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है कि अ टिपिकल प्लांट सेल, एक टिपिकल प्लांट सेल, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है, एक टिपिकल प्लांट सेल का जो डायमीटर है वो 15 माइक्रोमीटर है, और एक टिपिकल प्लांट सेल को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, कितना टाइम लगता है, या एक टिपिकल प्लांट सेल में डिफ्यूजन होने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए 2.5 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 2.5 सेकेंड लगता है। ओके, तो मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को एक प्लांट सेल को क्रॉस करने के लिए 2.5 सेकेंड लग सकता है। तो अब मुझे एक बताइए कि 1 मीटर लंबा प्लांट है, तो क्या यहाँ पे डिफ्यूजन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो दैट कैन नॉट बी डन बाई डिफ्यूजन अलोन, वो डिफ्यूजन से नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या होना है, अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे। हाँ, एक प्लांट सेल का डायमीटर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे बैक्टीरियल सेल का, एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का, पीपीएलओ का, माइकोप्लाज्मा का हमने पढ़ा है, वो सब याद होना चाहिए। वायरसेस सबसे छोटे हैं, उनका डायमीटर भी है, मैंने आपको बताया 0.001 to 0.1 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है बताइए? फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। जैसे कहाँ हो सकता है? फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन, मतलब जहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है, टू साइट ऑफ रिक्वायरमेंट और स्टोरेज। तो कहने का मतलब प्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है फूड, वो क्या है? लीफ है। रिक्वायरमेंट या हम स्टोरेज की बात करें तो सपोज करिए कि ये क्या है? रूट है। अब लीफ से रूट तक आने के लिए डिफ्यूजन तो काफ़ी नहीं है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? उसको करने के लिए देखिए, ये ट्रांसपोर्ट होता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है इन मास, ठीक है, और इन बल्क। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि बहुत लिटिल अमाउंट जो मॉलिक्यूल है उनका ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट किस में होगा? मास में होगा। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मास में या बल्क में हो रहा है और तो क्या होगा? जहाँ पे उसका अगर कोई चीज़ उसके पास मास है और ढेर सारा वहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। अब आप यहाँ पे ध्यान देना है आपको, प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे आपको ये समझना है कि दिस इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और वहाँ से जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ये किसकी हेल्प से होता है? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल्स। तो जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनकी हेल्प से क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम की जो जाइलम है, अभी आपको मैंने बताया कि जाइलम मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जाइलम से और किसका ट्रांसपोर्ट होता है? मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो देखिए जाइलम से किसका ट्रांसपोर्ट हुआ? वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हुआ। इसके अलावा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी जाइलम से होता है। ठीक है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट हुआ और कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स का ट्रांसपोर्ट भी किससे होता है? जाइलम की हेल्प से होता है। तो वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, हालांकि मैंने आपको ये बताया है कि वाटर और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट मोस्टली कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है।
ठीक है, जबकि मिनरल का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल हो सकता है। इसके अलावा फ्लोएम से किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट होता है। नोट्स आपको बनानी है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो मेनली हमने आपको बताया। अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ आएगी आप लोगों को, कन्फ्यूज़न ये आएगी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट, अब जाइलम से वाटर, मिनरल, हार्मोन और नाइट्रोजनस कंपाउंड का ट्रांसपोर्ट होता है। हालांकि इनमें कौन यूनी डायरेक्शनल है, कौन बाई डायरेक्शनल, ये मैंने बहुत शुरू में आपको बताया। वाटर और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट मोस्टली कैसा होता है, दैट इज़ द यूनी डायरेक्शनल, जबकि मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट भी क्या है। हमने अभी आपको बताया कि फूड का ट्रांसपोर्ट भी कैसा है, मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे प्रेशर कम है, दिस इज़ ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। जबकि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इतनी चीज़ क्लियर हुई। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है, वैस्कुलर बंडल की हेल्प से होता है। सेम ऐसा ही अगर एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्ट की बात करें, एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है, वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्यूल्स। ये आपका क्या हो गया, जो भी यहाँ पे वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इनकी हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से कहाँ होता है ये आपको पता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हालांकि अगर हम एनिमल के ट्रांसपोर्ट और प्लांट के ट्रांसपोर्ट को देखें तो एनिमल में जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट के ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा काफ़ी स्लो होता है, जबकि प्लांट में ट्रांसपोर्ट काफ़ी फास्ट है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, जबकि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट काफ़ी स्लो प्रोसेस है। क्योंकि प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की वजह से ही पूरे प्लांट तक रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मास में होता है, बल्क में होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ, एक चीज़ आप याद ध्यान देना कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो डिफ्यूज़न से कैसे अलग है। डिफ्यूज़न एकदम लास्ट में आप जाएंगे ना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पे लाइन आपको मिलेगी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूज़न से कैसे डिफर करता है। डिफ्यूज़न देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बस डिपेंड करता है, ठीक है, डिफ्यूज़न कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उनमें मान लीजिए यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल बहुत का जो कंसंट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, मास में है मॉलिक्यूल, और यहाँ पे वो मॉलिक्यूल का जो मास है वो कम है। तो यहाँ से जब इन मास जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जब जाएगा तो बीच में जो भी मॉलिक्यूल आए उनको अपने साथ, एक नदी जैसे उसमें एक लाइन लिखी हुई है तो उनको अपने साथ बहा के लेके जाएगा। भले ही मान लीजिए ये मॉलिक्यूल बीच में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन मान लीजिए 2 है और इधर इनका कंसंट्रेशन कितना है, 4 है, ठीक है, तो भी अब ये मास में जाएगा तो इसके बीच में जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको ये अपने साथ लेके जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो प्रेशर ग्रेडियंट ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, जबकि डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट देखिए 2 तरीके का है, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, यहाँ पे हम ये एक्टिव और पैसिव वाले टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। अब देखिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमने शायद आपको पढ़ाया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको बताया था, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत होती है, इसको हम अपहिल कहते हैं। बताया था मैंने अपहिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। दिस इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग डाउन हिल कहते हैं, डाउन हिल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से ज़्यादा से कम की तरफ हो रहा है। और ये कैसे होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हमें एक चीज़ समझना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। मतलब ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए मेम्ब्रेन एक प्रोटीन को रिक्वायर करती है, उसको एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग बेसिकली कहते हैं पंप्स। ये क्या कहते हैं, पंप्स। अब पंप्स आर जनरली प्रोटीन, याद रखना, पंप्स क्या होते हैं, जनरली प्रोटीन्स होते हैं और इनको वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पंप को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को में क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक है। पंप्स अगर प्रोटीन है तो दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर। ये क्या होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं। तो लाइक द एंजाइम्स दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, क्योंकि इनहिबिटर्स, क्योंकि इनके प्रोटीन के साइड चेन्स है, क्योंकि अमाइनो एसिड का बना, उससे जाके क्या कर लेते हैं, बाइंड कर देते हैं और पंप की एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं, जिससे ये ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। तो ये बहुत ही आपको दिमाग में याद रखना है कि ये ऐसा ट्रांसपोर्ट काफ़ी सेलेक्टिव होता है, क्योंकि पंप्स की जो एक्टिविटी होती है, पंप्स का जो वर्किंग मैनर होता है, वो कैसा होता है, सेलेक्टिव होता है। ये स्पेसिफिक हैं क्योंकि इनको इनहिबिटर्स क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं इनकी एक्टिविटी को। तो ये हमें पता चल गया। दूसरी चीज़ ये है, ध्यान से चीज़ को समझना, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होता है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन एक बड़ा स्पेशल सा टर्म है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का मतलब क्या है। आप एंजाइम्स पढ़े थे, तो एंजाइम्स में हमने ये बताया था कि पहले जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यहाँ पे हमने देखा था एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट था और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिए थे हम लोग, याद आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं सबस्ट्रेट का, एंजाइम की वेलोसिटी वैसे वैसे बढ़ती जाती है और एक ऐसा टाइम आता है कि एंजाइम की वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, जिसको हम लोगों ने वी मैक्स नाम दिया था। वी मैक्स क्या है, वी मैक्स वो पॉइंट है या वो वेलोसिटी है जहाँ पे एंजाइम्स के सारे एक्टिव साइट फुल्ली सैचुरेटेड हो जाते हैं, किससे, सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो वहाँ पे एंजाइम की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सेम इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का मतलब ये है, जैसे आप समझिए कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है और यहाँ पे कई सारी प्रोटीन्स हैं, पंप हैं। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना है, ये पंप है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, पंप। और पंप्स आर ऑलवेज प्रोटीन, ठीक है। पंप्स कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसी वजह से वो इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव भी होते हैं। तो अब यहाँ पे ये 5 पंप दिख रहे हैं हमको, और मान लीजिए हमें 5 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, अंदर लेके जाना है, इस 5 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराना है। अब बताइए ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कब होगा, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कब होगा, सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट कब होगा। क्या एक मॉलिक्यूल को लेके जाएगा, फिर दूसरा इसको, फिर आएगा इसको लेके जाएगा, ऐसे तो ट्रांसपोर्ट स्लो होगा। हालांकि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कब होगा, जब सारे के सारे पंप फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएंगे मॉलिक्यूल से। जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सारे के सारे पंप अगर वो फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएं तो क्या होगा बताइए, तो एक ही बार में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके आ जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का मतलब ये है कि जब सारे पंप मॉलिक्यूल से फुली सैचुरेटेड हो जाते हैं, उस टाइम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है। तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन वहीं होगा जहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी। अगर किसी प्रोसेस में जैसे सिंपल डिफ्यूज़न हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, सिंपल डिफ्यूज़न हो गया, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें इतने पॉइंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में याद रखना है, लोअर टू हायर, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये एंजाइम्स की तरह ये भी इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव होते हैं, और एंजाइम्स की तरह ये भी ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन
सैचुरेशन को शो करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक और एग्जांपल मैं बता रही हूँ। मैंने आपको बताया था सोडियम पोटेशियम पंप। अब पंप आ गया। पंप क्या है? मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? 3 सोडियम को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, और 2 पोटेशियम का इंपोर्ट करता है। क्या करता है? इंपोर्ट। हमने आपको बताया था कि सेल है, सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वहाँ पे सोडियम आयन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जबकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्योंकि जो पहली सेल बनी थी वो ओशियन में बनी थी, तो सेल के बाहर वहाँ पे क्या था? सोडियम क्लोराइड था। सेम वही ट्रेंड आज तक हमारी हर एक सेल के बाहर है। हमारे हर एक सेल के बाहर सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है। होता क्या है कि ये जो है सोडियम पोटेशियम पंप, ये क्या करते हैं, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, तो सोडियम यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा? सोडियम कम होगा। पोटेशियम यहाँ ज़्यादा है, पोटेशियम यहाँ पे कम होगा। तो ये क्या करते हैं? कम से ज़्यादा की तरफ ले जाते हैं ना। तो इस पंप की हेल्प से ये पंप एक ATP यूज़ करता है, 3 सोडियम को बाहर लेके जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेके जाता है। तो दिस इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ कम टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट समझने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये 2 तरीके का है। एक है ऑस्मोसिस और एक है डिफ्यूज़न। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ऑस्मोसिस कम से ज़्यादा, डिफ्यूज़न ज़्यादा से कम। दोनों ज़्यादा से कम की तरफ होगा, क्योंकि ये पैसिव है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेके लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, और किसी में भी ATP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ही कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेना है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में ATP की ज़रूरत नहीं पड़ने जा रही है। अब देखते हैं हम लोग ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस को आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? देखिए, ऑस्मोसिस मतलब क्या है? दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन क्या है? अब आप डिफ्यूजन ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि वो मूवमेंट ऑफ वाटर, movement of water from their higher concentration to their lower concentration, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होने जा रहा है? वाटर का मूवमेंट वाटर के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए, डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में सबका मूवमेंट होता है, चाहे वो गैसेस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट किसका होता है? मूवमेंट ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड्स, लिक्विड। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँगी यहाँ पे, आप एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, यहाँ पे लिक्विड भी है ना, लिक्विड भी है, और यहाँ पे हमने क्या बताया? लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट समझ लीजिए, और बायोलॉजिकल सिस्टम में बेस्ट सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट यहाँ भी है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, वाटर का मूवमेंट यहाँ भी है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर। डिफरेंस क्या है? दिस डजंट डिपेंड अपॉन लिविंग सिस्टम, डिपेंड अपॉन लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है कि हाँ सिस्टम लिविंग होगा तभी ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे ऐसा कुछ मेम्ब्रेन की ज़रूरत या रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी तभी ऑस्मोसिस होगा, और मेम्ब्रेन नहीं है तो वहाँ पे हम डिफ्यूज़न कहेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न। हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ डिफ्यूज़न, बट इट इज़ द डिफ्यूज़न ऑफ वाटर। सो वी कैन कंक्लूड दैट ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूज़न, बट ऑल डिफ्यूज़न आर नॉट ऑस्मोसिस। सारे के सारे ऑस्मोसिस तो डिफ्यूज़न ही है, डिफ्यूज़न ऑफ वाटर, लेकिन सारे के सारे डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस नहीं है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मैं ऑस्मोसिस को यहीं पे रोक रही हूँ, ऑस्मोसिस को मैं यहाँ पे रोक रही हूँ। डिफ्यूज़न को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस है, हमने आपको बताया था,
और डिफ्यूज़न कहाँ से कहाँ हो सकता है, सेल टू सेल हो सकता है, ठीक है, सेल के अंदर हो सकता है, सेल के बाहर हो सकता है, प्लांट से लीफ से बाहर की तरफ हो सकता है। तो डिफ्यूज़न एक काफ़ी स्लो प्रोसेस है। और डिफ्यूज़न किसका हो सकता है, गैसेस का डिफ्यूज़न, मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न, लिक्विड का डिफ्यूज़न हो सकता है। एक चीज़ आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि डिफ्यूज़न इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रादर देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, रादर देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। इसका मतलब ये है कि सॉलिड में डिफ्यूजन ज़्यादा कॉमन है, सॉलिड में डिफ्यूजन ज़्यादा कॉमन है। हालांकि जो सॉलिड का डिफ्यूजन, जैसे ये है, डस्टर हमने रख दिया, मार्कर रख दिया, क्या इनका डिफ्यूजन हो जाएगा, नहीं होगा। तो सॉलिड में डिफ्यूजन के सॉलिड के डिफ्यूज़न के कंपैरिजन में सॉलिड में डिफ्यूज़न ज़्यादा कॉमन है। तो यू कैन यहाँ से आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि डिफ्यूज़न इन सॉलिड इज़ मोर लाइकली रादर देन डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट आपका डिफ्यूज़न का क्या है, डिफ्यूज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज यहाँ पे this is the only mean of gaseous this is the only mean of transport, gaseous transport in plant। तो प्लांट में जो हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट में जो हार्मोन का ट्रांसपोर्ट है वो बस और बस किसकी वजह से होता है, डिफ्यूज़न की वजह से होता है। तो डिफ्यूज़न प्लांट के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट किसके हेल्प से होता है, डिफ्यूज़न से होता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। डिफ्यूज़न के बारे में सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, ठीक है ना। तो डिफ्यूज़न में ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, इसमें सबका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट में हार्मोन का ट्रांसपोर्ट के लिए केवल और केवल डिफ्यूज़न रिस्पॉन्सिबल है। ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कमरे में परफ्यूम की बॉटल खोलने पे पूरे कमरे में परफ्यूम चला जाता है, तो ये क्या है, बॉटल में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स का, और एरिया जो कमरा का जो एरिया है वहाँ पे कम है। तो क्या बॉटल एक लिविंग सिस्टम है, नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे नॉन लिविंग सिस्टम में डिफ्यूज़न होता है। तो डिफ्यूज़न डज नॉट रिक्वायर अ लिविंग सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूज़न किन किन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूज़न, अब आपके एनसीईआरटी में 4 लाइन दिया हुआ है। पहला है परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। दूसरा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तीसरा है प्रेशर, और चौथा है टेम्परेचर। लेकिन ये अब जब आप नीचे सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे 5वां आपको मिलेगा साइज भी मिलेगा, और 6वां मिलेगा आपको नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का नेचर। ये 6 फैक्टर हैं जहाँ पे जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। एक मैं और ऐड कर दे रही हूँ, दैट इज द डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी, ठीक है। तो ये अब देखिए, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर, टेम्परेचर, साइज। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन कितनी परमिएबल, मतलब मेम्ब्रेन का नेचर। आपको परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन से समझना है कि मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है। तो मेम्ब्रेन का नेचर कैसा, अगर मेम्ब्रेन में लिपिड्स का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लिपिड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो डिफ्यूज़न होगा वो काफ़ी फास्ट होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, मतलब जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है वहाँ पे डिफ्यूज़न फास्ट होगा। कैसे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम ये है और दूसरा सिस्टम ये है, या ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे बस और बस वाटर है, ठीक है ना, बस वाटर है, यहाँ पे भी सेम उतना ही वाटर है। यहाँ पे हमने 1 सोडियम ऐड कर दिया, कितना सोडियम, 1, और यहाँ पे हमने 2 सोडियम ऐड कर दिया, ओके। आप बताइए मुझे डिफ्यूजन कहाँ फास्ट होगा। यहाँ पे पूरा वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है, वाटर भर दिया मैंने, दोनों जगह वाटर है। इस वाटर में हमने 1 सोडियम ऐड कर दिया, इस वाटर में हमने 2 सोडियम ऐड किया। बताइए, अब आपको ये तो पता है कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, इसमें भी यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे प्योर वाटर है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये तो सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे प्योर वाटर है और ये सोल्यूशन है, तो वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा। लेकिन किस में फास्ट होगा,
कंसंट्रेशन डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है, बताइए मुझे। देखिए ये यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, इसके कंपैरिजन में, इसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है सोडियम के, यहाँ पे केवल एक ही मॉलिक्यूल है। तो इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे वाटर कम है और यहाँ पे वाटर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, ठीक है। तो वाटर कम, किस में डिफ्यूजन फास्ट होगा, इसमें फास्ट होगा, डिफ्यूजन इसमें फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है, वाटर का डिफरेंस है, यहाँ ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे वाटर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा है, तो इस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। ओके, अब आप ध्यान देंगे तीसरा क्या है, प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल पे को आप प्रेस कर रहे हो, कंटेनर में मॉलिक्यूल रखा है तो वहाँ पे डिफ्यूजन क्या होने लग जाएगा, फास्ट होने। टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, डिफ्यूजन फास्ट होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा तो डिफ्यूजन फास्ट कैसे होता है, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे हलवा बना रहे हो, ठीक है, जब आप बना रहे होते हो तो उसका मॉलिक्यूल मतलब जो है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको उसकी जो महक है काफ़ी ज़्यादा समझ में आती है। लेकिन अगर उसी हलवे को जब वो ठंडा हो जाए, फ्रिज में रख देते हो तो उसकी महक कम हो जाती है। मतलब कहने का मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होगा, उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ेगी और डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। साइज़, अगर स्मॉलर साइज़ है तो डिफ्यूज़न फास्ट होगा, ठीक है। स्मॉलर साइज है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल में हम ये समझते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। लिपिड सॉल्युबल का मतलब, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की ही बनी है, तो वैसा ही मॉलिक्यूल अगर है, कोई मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। लास्ट है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है, आपने कभी ग्राहम्स लॉ पढ़ा है ना, ग्राहम्स लॉ ऑफ डेंसिटी। वो क्या करता है, डेंसिटी या यहाँ पे हम कहते हैं कैपिटल डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ स्मॉल डी। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन कम होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब ये सारे फैक्टर हैं जो आप याद रखिएगा कि डिफ्यूज़न को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न। मैं एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर करी हूँ, आप एकदम फिक्र में मत रहिएगा कि एनसीईआरटी छूट रही है, सारी लाइंस इसमें कवर है। बस आपको लेक्चर ध्यान से सुनना है और आपका खुद का नोट, मतलब पेन चलती रहनी चाहिए, कान से बस सुनना नहीं है, ठीक है। डिफ्यूज़न 2 तरीके का है, एक तो है सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरा है क्या बताया मैंने, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देयर इज़ नो, दोनों हायर टू लोअर होगा, ठीक है ना, दोनों कहाँ से कहाँ होगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। नो मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको हम सिंपल कहते हैं। और यहाँ फैसिलिटेड मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए किसी फैसिलिटी की ज़रूरत होगी, इसीलिए इसको हम फैसिलिटेड डिफ्यूज़न कहते हैं। और वो फैसिलिटी क्या है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। वो क्या होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत होगी। और इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग कैरियर या चैनल प्रोटीन कहते हैं, दिस इज़ द चैनल प्रोटीन कहते हैं। अब एक चीज़ आप याद रखना कि जो चैनल्स होते हैं वो कुछ ऐसे चैनल हैं जो ऑलवेज ओपन होते हैं। कैसे होते हैं, ये लाइन सब एनसीईआरटी में लिखी, ऑलवेज ओपन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये चैनल है, ये ऑलवेज क्या होगा, ओपन होगा, तो यहाँ से मॉलिक्यूल चले जाएंगे चैनल के थ्रू। कुछ ऐसे होते हैं कंट्रोल्ड होते हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पे ये ओपन हो जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे चैनल प्रोटीन की ज़रूरत होगी। अब इन दोनों में ज़्यादा सेलेक्टिव कौन है, ये है ना ज़्यादा सेलेक्टिव, ये है क्या है, मोर सेलेक्टिव है। मोर सेलेक्टिव इसलिए है, ठीक है,
क्योंकि अब हम अभी आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे हमारी जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। सिंपल डिफ्यूजन किससे होगा? वाया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायरेक्टली किससे हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होकर मॉलिक्यूल चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए जो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होकर जाएगा? वो मॉलिक्यूल होना चाहिए लिपिड सॉल्युबल। कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए? लिपिड सॉल्युबल या फिर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल अगर है तो उनका जो डिफ्यूज़न होगा वो कैसा होगा? सिंपल होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होके चले जाएंगे। ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, या हम इसको क्या कह सकते हैं बताइए मुझे? पोलर मॉलिक्यूल्स की नॉन पोलर सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। जबकि कोई अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इवन द वाटर, इनका जो एंड इवन द गैसेस, इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो उनके लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत होगी, और उस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग चैनल कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे, अब ये आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक दो बंदे हैं, ठीक है, और एक मान लीजिए 4 बंदे हैं, एक नाव है, ठीक है, उनमें केवल 3 लोग जा सकते हैं, ओके, और 4 में से एक को तैरने आता है, तो 3 बंदे चारों अगर बैठना चाहेंगे तो नाव डूब जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो बंदा जिसको तैरने आता है वो पानी में से आराम से जा सकता है। जिनको तैरने नहीं आ रहा है वो नाव में बैठ के जाएंगे, उनको फैसिलिटी की ज़रूरत है, ओके। तो जिनको तैरने आता है, मतलब जो वाटर लवर है, वो आराम से जा सकते हैं, उनको किसी फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है। जिनको तैरने नहीं आ रहा है उनको क्या है? फैसिलिटी की ज़रूरत है, वो क्या है? एक नाव है, ओके। अब ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है वो ज़्यादा सेलेक्टिव है। ज़्यादा सेलेक्टिव का मतलब वो इसको एक चीज़ आप ध्यान से समझ सकते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न से जो फैसिलिटेड है, या हम कह सकते हैं चैनल, वो नॉन पोलर को भी तो उठा के लेके जा सकता है, नॉन पोलर को भी ले जा सकता है। मतलब कहने का मतलब जो नाव है वो जो तैरने वाला बंदा है उसको भी ले सकता है, जो नहीं तैरने वाला है उसको हटा सकता है ना। लेकिन वो ज़्यादा सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव इसलिए कि उसको काम करना है कि जो तैरने वाला है भाई तुम तैर के जा सकते हो, जो नहीं तैर पा रहा है हम केवल उसको लेके जाएंगे। तो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न क्या है? ज़्यादा सेलेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल डिफ्यूज़न, क्योंकि सिंपल डिफ्यूज़न ये मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होकर आराम से जा सकता है, ये ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं है। जबकि ये मोर सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो केवल उन्हीं मॉलिक्यूल्स को उठाएगा जो सिंपल डिफ्यूज़न से नहीं जा सकते, ओके। सो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और सिंपल डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। ये इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ जो जिनमें मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी वही इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव होंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन है, उनके साइड चेन सेंसिटिव होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था आपको कि जहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन है वही ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी नहीं शो करेंगे, ये भी हमें पता चल चुका है, ओके। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न क्या शो करेंगे? ये इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव होंगे। ये सारी पॉइंट्स आपको, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो उनकी साइड चेन अमाइनो एसिड की बनी है, वो वहाँ पे इनहिबिटर रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको 2 चीज़, और ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी शो करते हैं क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है। सारी की सारी जो प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल से फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगी, तो उस टाइम डिफ्यूज़न फास्ट होगा। तो आपको ये पॉइंट दिमाग में याद रखना है कि जहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी वहाँ पे वो ज़्यादा सेलेक्टिव होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? वहाँ पे वो इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव होगा। तीसरी बात है कि वो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करेगा। तो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के एग्जाम्पल, पहला क्या है? पहला एग्जाम्पल है पोरिन प्रोटीन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। पोरिन प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये लार्ज पोर्स बनाते हैं। ये एक चैनल ही है क्योंकि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। लार्ज पोर बनाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन प्लास्टिड एंड इन सम बैक्टीरिया। आपकी बुक में दिया हुआ है, सम बैक्टीरिया में भी आप याद रखना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो पोरिन प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और स्कूल बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन, रिकॉल करिए, मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड
इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल है एज़ कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। वाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन पाया जाता है जो ह्यूज पोर बनाते हैं, जिसकी वजह से उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है एक्वापोरिन, जिसको हम वाटर चैनल कहते हैं। एक्वापोरिन्स या वाटर चैनल। वाटर चैनल जो है ना, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, दैट आर मेड अप ऑफ 8 यूनिट्स ऑफ एक्वापोरिन, 8 सब यूनिट ऑफ एक्वापोरिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द simple diffusion and facilitated diffusion. What is diffusion and factors affecting the rate of diffusion, ये आपको मैंने बताया। तो अब आपके एक बुक में एक चार्ट दिया हुआ है कि किस में बताइए मुझे, चलिए जल्दी से बताइए। मैं एक तरफ सिंपल डिफ्यूज़न लिख रही हूँ, एक तरफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न लिख रही हूँ और एक तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिख रही हूँ। अब चलिए मुझे बताइए कौन ज़्यादा सेलेक्टिव है, जल्दी से बताइए। ये सेलेक्टिव है? नहीं, ये है, क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दिमाग में याद रखना है। कहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन है? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, कहाँ पे एटीपी की ज़रूरत है बताइए? इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। कौन अपहिल है, कौन अपहिल है बताइए मुझे? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है। ओके, कौन इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव है, कौन इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव है? ये नहीं है, ये है, ये है। ओके, और कौन ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करता है? ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, जल्दी बताइए। ये नहीं शो करेगा, ये करेगा, ये करेगा। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखिए ट्रांसपोर्ट कई तरीके से हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का जो तरीका है, कहाँ से कहाँ हो सकते हैं? ये यूनिपोर्ट हो सकते हैं, यूनिपोर्ट, और ये को ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब केवल एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, और एक डायरेक्शन में करना है, केवल एक डायरेक्शन में, ओनली इन वन डायरेक्शन, तो इसको हम कहेंगे यूनिपोर्ट। जैसे इसका एक बड़ा बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग पढ़ते हैं SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल को हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। पढ़ते हैं ना आप लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो कैल्शियम यहाँ से कहाँ जाता है? मसल के साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक है, सार्कोप्लाज्म में जाता है। तो ये क्या है? यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा है और ये एक डायरेक्शन में जाता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ जाता है? सार्कोप्लाज्म में जाता है। और ये कैसा ट्रांसपोर्ट है? यूनि ट्रांसपोर्ट है। को ट्रांसपोर्ट अगेन दो तरीके के हो सकते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे सिम्पोर्ट। को का मतलब एक से तो ज़्यादा होंगे, पक्का पता है ना। और दोनों का अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे सिम्पोर्ट, और दोनों का अगर अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एंटीपोर्ट। यू गॉट द पॉइंट? सिम्पोर्ट का मतलब क्या है कि जैसे इसका ये दो मॉलिक्यूल हैं हमारे, ठीक है, दोनों का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में होना है, चाहे वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो चाहे अलॉन्ग द, इससे मतलब नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिम्पोर्ट। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जब ये आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये बता दूंगी। एंटीपोर्ट का मतलब एक, ये दो मॉलिक्यूल हैं, एक का ट्रांसपोर्ट इधर हो रहा है और मान लीजिए इनका कंसंट्रेशन ये वाला जो S2 है और ये S1 है मान लीजिए, और S2 का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है S2, तो एक का ट्रांसपोर्ट यहाँ हो रहा है और दूसरे का ट्रांसपोर्ट, मतलब दोनों का ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं एंटीपोर्ट। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम बाहर जा रहा था और पोटेशियम अंदर आ रहा था। लेक्चर इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट लॉन्गर, सो दिस इज़, हाँ आज के लिए बस हम लोग यहाँ तक देखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी ये जो है, अभी आज का ये वाला जो लेक्चर है इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ें कैसे कैसे मैंने रिलेट किया है। थैंक यू।